दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ड्यून मूवी के सेकंड पार्ट को। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको इस पार्ट की लिंक मिल जाएगी। पहले जाकर आप उस पार्ट को देख लीजिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं इस कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे हार्कोनेंस ने रातों रात एट्रेडिस पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया था, लेकिन पॉल और उसकी माँ जेसिका सही सलामत बच गए थे। अब इसके बाद हम कोरिनो राज्य के एम्परर और उसकी बेटी इरुलान को देखते हैं। यहाँ एम्परर एट्रेडिस के खात्मे से थोड़ा बहुत उदास भी होता है क्योंकि एम्परर ड्यूक को अपना बेटा मानता था। खैर वहीं दूसरी तरफ हम व्लादिमीर और उसके बड़े भतीजे रब्बान को भी देखते हैं। यहाँ व्लादिमीर रब्बान को अब अराकिस के रेगिस्तान में जाकर स्पाइस निकालने का काम देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पॉल और उसकी माँ जेसिका को भी दिखाया जाता है जो कि कई सारे फ्रेमिन लोगों के साथ मिलकर अराकिस में आए हुए हार्कोनेन सोल्जर्स पर हमला करते हैं। और यहाँ उन सोल्जर्स के पास काफी पावरफुल हथियार होने के बावजूद भी ये सारे फ्रेमिन्स आराम से उन्हें खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा रेगिस्तान फ्रेमिन्स का घर है और इस रेगिस्तान में फ्रेमिन्स को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब यहीं पर पॉल भी एक हार्कोनेन सोल्जर को मारता है, लेकिन तभी एक दूसरा सोल्जर पॉल के पीछे से आकर हमला कैसी हो। यहाँ हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि जेसिका अभी प्रेग्नेंट है और जेसिका पॉल की आने वाली बहन से अभी से ही कम्युनिकेट कर पाती है। खैर अब इसके बाद स्टिलगार पॉल और उसकी माँ जैसी जगह चलने के लिए कहता है। फिर ये सभी लोग उसी दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं रब्बान को उसका एडवाइजर अपने सोल्जर की मौत के बारे में बताता है और कहता है कि आपके सोल्जर्स को फ्रेमिन्स ने मार दिया। ये बात सुनकर रब्बान को काफी गुस्सा आता है और वो एडवाइजर को यहीं मार देता है और साथ ही सारे फ्रेमिन्स को खत्म करने की ठान लेता है। दूसरी तरफ स्टिलगार अब पॉल और जेसिका को लेकर अपनी फ्रेमिन लोग पॉल को देखकर लिसान अल गईब कहने लगते हैं। ये सभी लोग पॉल को अपना मसीहा, ये लोग आखिर मुझे अपना मसीहा क्यों समझ रहे हैं। अब यहीं स्टिलगार अपने कबीले के कुछ साथियों को, यहीं पॉल भी जेसिका से कहता है कि हमें इन सब फ्रेमिन लोगों को किसी भी तरह अपनी तरफ करना होगा और इनकी मदद लेकर ही हम हार्कोनेंस को हरा पाएंगे। अब इसके बाद स्टिलगार और उसके सभी साथी जासिम की डेड बॉडी को एक कपड़े से ढकते हैं और उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सारा पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को एक तालाब के अंदर इकट्ठा करते हैं। दरअसल ये इनकी एक परंपरा होती है जो ये लोग हर एक फ्रेमिन के मरने पर करते हैं। अब यहाँ स्टिलगार जेसिका को बताता है कि हम लोग प्यासा रहना पसंद करते हैं, लेकिन आज तक हमने अपने किसी भी मरे हुए साथी का पानी नहीं पिया और हम उस सारे पानी को एक तालाब में इकट्ठा करते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस तालाब में कितना ज्यादा पानी है, मतलब कि कितने सारे फ्रेमिन्स अपनी जान गंवा चुके हैं। खैर यही स्टिलगार जेसिका को बताता है कि हमारा मानना है कि जब इस तालाब में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा मसीहा यानी कि लिसान अल गईब हमारी मदद करने आ जाएगा। यही स्टिलगार जेसिका से ये भी कहता है कि हमारी गुरु माँ अब मर रही हैं और हमें एक नई बेने जेसरिट चाहिए होगी, तो अब आपको ही उनकी जगह लेनी होगी और हमारे पूर्वजों के ज्ञान के हिसाब से ही इस कबीले को चलाना होगा। यहाँ जेसिका अब फ्रेमिन्स की गुरुमा बनने के लिए मान जाती है और वो ये बात पॉल को भी बताती है और फिर फ्रेमिन्स की पुरानी गुरुमा के पास चली जाती है। इस तरफ पॉल चानी और उसके कुछ दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम लोग भी मुझे लिसान अल गईब मानते हो। इस पर चानी पॉल से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे ये सारी बातें एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं लगती। यहाँ हमें चानी की बातों से पता चलता है कि चानी पॉल को मसीहा नहीं मानती, लेकिन चानी कहीं न कहीं पॉल को पसंद करती है। इस तरफ अब जेसिका को एक ब्लू वाटर पिलाया जाता है जिसे कि वाटर ऑफ लाइफ कहा जाता है और इसे पीने के बाद जेसिका की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी आंखों का कलर भी ब्लू हो जाता है और ये देखकर पुरानी गुरुमा समझ जाती हैं कि जेसिका प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की हालत में इस वाटर ऑफ लाइफ को पीने की वजह से ही जेसिका की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन जेसिका उस पानी को पीने के बाद भी अब नहीं मरती, जिससे अब स्टिलगार और बाकी सभी लोग समझने लगते हैं कि जेसिका हमारे मसीहा की माँ है, इसी वजह से वो अभी भी जिंदा है। लेकिन पॉल यहाँ आकर सभी लोगों को सच बताता है और बोलता है कि मेरी माँ असल में एक बेने जेसरिट है और उन्हें बचपन से किसी भी जहर को आसानी से उतारने की तालीम दी गई है और इसी वजह से मेरी माँ अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद जेसिका पॉल से भी वो ब्लू वाटर पीने के लिए कहती है और कहती है कि जब तुम इस पानी को पियोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और फिर तुम्हें फ्यूचर भी साफ साफ दिखने लगेगा। लेकिन पॉल अभी वो पानी नहीं पीता। फिर स्टिलगार पॉल को फ्रेमिन तौर तरीके सिखाने के लिए रेगिस्तान में सैंडवर्म के इलाके में ले जाने लगता है। पॉल अकेला ही वहाँ जाने लगता है। तभी कुछ दूर जाकर चानी भी पॉल के पास आ जाती है और उसे सैंडवर्म से बचने के लिए रेत चाल सिखाने लगती है। अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं जेसिका ये फैसला करती है कि वो गुरुमा बनकर अब सबसे झूठ बोलेगी कि पॉल ही उनका मसीहा है और इस वजह से सारे फ्रेमिन लोग पॉल की मदद करेंगे और हार्कोनेंस को मारकर उसके पिता की मौत का बदला भी लेंगे। अब इसके बाद हार्कोनेन सोल्जर्स
फिर से रेगिस्तान से स्पाइस निकालने लगते हैं। तभी पॉल और फ्रेमिन लोग इन सोल्जर्स पर रखते हैं। चानी उन सोल्जर्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो सही ढंग से निशाना नहीं लगा पाती। तभी पॉल हेलीकॉप्टर में बैठे सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है और चानी मौका मिलते ही उन सोल्जर्स को खत्म कर देती है। अब हार्कोनेंस के सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। इसके बाद सभी लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी पॉल सबसे कहता है कि हमें हार्कोनेन सैनिकों को रोकने के लिए उत्तर की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पर हार्कोनेन सैनिक अभी भी रेगिस्तान से स्पाइस निकाल रहे हैं और हमें उन्हें मारकर फ्रेमिन्स और अराकिस दोनों को ही आजाद कराना होगा। ये बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब सभी लोग मिलकर पॉल का एक फ्रेमिन लड़ाकू नाम भी रखते हैं, जो होता है मुअद्दिब। और यहाँ अब सब लोग पॉल को अपनी ही तरह एक फ्रेमिन मान लेते हैं। फिर इसके बाद पॉल स्टिलगार को सैंडवर्म की सवारी करते हुए देखता है, जो उसे काफी अच्छी लगती है। यहाँ चानी पॉल से कहती है कि मैं तुम्हें ये सब सिखा सकती हूँ। यहाँ पॉल बातों ही बातों में चानी को ये भी बता देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। और ये सुनकर चानी भी काफी खुश होती है, क्योंकि वो भी पहले से ही पॉल को पसंद करती थी। अब इसके बाद ये सभी लोग अराकिस में उत्तर की तरफ मौजूद हार्कोनेन सैनिकों को खत्म कर देते हैं। और ये सब जानकर व्लादिमीर अपने भतीजे रब्बान पर काफी गुस्सा भी करता है और रब्बान से कहता है कि अगर तुमने फ्रेमिन्स को नहीं रोका तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरफ पॉल को फिर से डरावने विजन्स आने लगते हैं, जिसमें पॉल देखता है कि कई सारे लोग भूख और प्यास की वजह से मर रहे हैं। पॉल ये सब चानी को भी बताता है। फिर इसके बाद स्टिलगार पॉल को सैंडवर्म पर काबू करने के लिए कुछ सामान देता है और उसे सैंडवर्म को बुलाने के लिए कहता है। यहीं चानी और उसके कुछ साथी पॉल से कहते हैं कि किसी बड़े सैंडवर्म को ही बुलाना, छोटे सैंडवर्म को बुलाकर हमारी बेइज्जती मत कराना। ये बोलकर सभी लोग पॉल पर हंसने लगते हैं, लेकिन चानी को ये सब पसंद नहीं आता। लेकिन यहाँ पॉल किसी की भी बात पर गौर करे बगैर ही सैंडवर्म को बुलाने वाली मशीन को रेत में लगा देता है। और सैंडवर्म कहते हैं कि पॉल ने इतने बड़े सैंडवर्म को आखिर कैसे बुला लिया। अब यहाँ पॉल उस सैंडवर्म की सवारी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सैंडवर्म पॉल के दूसरी तरफ जाने लगता है। पॉल सैंडवर्म के पीछे भागता है और उस पर लटक जाता है। इसके बाद पॉल स्टिलगार की दी हुई दोनों स्टिक को सैंडवर्म के ऊपर बनी दरारों में अटका देता है और फिर सैंडवर्म को कंट्रोल करके उसकी सवारी करने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। स्टिलगार फिर से कहता है कि पॉल ही जरूर हमारा मसीहा होगा, क्योंकि फिर से उसने एक भविष्यवाणी को सच कर दिखाया है। अब यहाँ पर एक लेडी जेसिका को, जो कि अब इनकी गुरुमा बन चुकी हैं, उसे आकर ये बताती है कि पॉल ने एक बहुत बड़े सैंडवर्म को बुलाया, जो कि अब तक देखे गए सैंडवर्म में सबसे बड़ा था। यहाँ जेसिका इन सभी लोगों को बताती है कि पॉल उस सैंडवर्म को इसीलिए बुला पाया क्योंकि वो लिसान अलगईब यानी कि तुम्हारा मसीहा है। यहाँ जेसिका अब उत्तर के सारे फ्रेमिन्स के दिमाग में ये भर देती है कि पॉल ही इनका मसीहा है। इसके बाद जेसिका अराकिस में दक्षिण की तरफ जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ पर फ्रेमिन्स और भी ज्यादा हैं। और अगर उसने वहाँ जाकर फ्रेमिन लोगों को ये यकीन दिला दिया कि पॉल ही इनका मसीहा है, तो सारे फ्रेमिन्स पॉल की तरफ हो जाएंगे। इस तरफ चानी अब पॉल से कहती है कि सारे फ्रेमिन लोग अब तुम्हें अपना मसीहा मानने लगे हैं और ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो सबसे झूठ बोल रही हैं कि तुम इनके मसीहा हो। ये सुनकर पॉल जेसिका के पास आता है। यहाँ जेसिका पॉल से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ दक्षिण की तरफ चलना होगा, लेकिन पॉल वहाँ जाने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं यहीं रहकर आने वाले हार्कोनेन सोल्जर्स से लड़ाई करूंगा। साथ ही पॉल अपनी माँ से ये झूठी कहानियां फैलाने से मना करता है और उन पर काफी गुस्सा भी करता है। लेकिन जेसिका पॉल की बात नहीं मानती और पॉल को यहीं छोड़कर कुछ फ्रेमिन्स के साथ दक्षिण में चली जाती है। इस तरफ पॉल और फ्रेमिन लोग हार्कोनेंस के स्पाइस इकट्ठा करने वाले गोदाम को उड़ा देते हैं, जिससे अब रब्बान काफी गुस्से में आता है और वो खुद ही फ्रेमिन्स को खत्म करने के लिए इनके इलाके में आने लगता है। लेकिन ये सब पॉल का ही एक प्लान होता है और अब जैसे ही रब्बान और उसकी सेना फ्रेमिन्स के इलाके में आती है, तो तभी फ्रेमिन लोग रेगिस्तान की रेत में छुपकर इन सोल्जर्स को मारने लगते हैं और देखते ही देखते कई सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद पॉल रब्बान के सामने आता है और यहाँ रब्बान पॉल को उसके लड़ाकू नाम यानी मुअद्दिब कहकर बुलाता है। यहाँ रब्बान पॉल को नहीं पहचान पाता और अब रब्बान को मजबूरन अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। तभी एक फ्रेमिन लड़की रब्बान को भागने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रब्बान उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है और भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर और उसकी बेटी इरुलान को भी फ्रेमिन के मसीहा मुअद्दिब के बारे में पता चलता है, जिससे ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये मुअद्दिब कौन है जिसने पूरे फ्रेमिन लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। यहाँ अब इरुलान अपनी गुरुमा यानी कि एम्परर की बेने जेसरिट से पूछती है कि क्या पॉल ही वो मुअद्दिब हो सकता है, पर हेलेन उसे मना कर देती हैं और बोलती हैं कि आज के बाद कभी भी पॉल का नाम मत लेना और ना ही किसी को ये पता चलने देना कि पॉल तुम्हारे पिता के कहने पर ही मरा है, नहीं तो तुम्हारे पिता को परम वंशों से लड़ाई करनी पड़ेगी और वो अपना सिंहासन खो देंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि एम्परर खुद ही पॉल को मरवाना चाहता था। खैर यहाँ अब इरुलान अपनी गुरुमा से पूछती है कि आखिर मैं इस राज्य को कैसे बचा सकती हूँ।
इस पर हेलेन यानी कि गुरुमा उसे बताती हैं कि हारकुनन्स का एक छोटा भतीजा भी है जिसका नाम फैदरोथा है। यहाँ हेलेन इरुलान से कहती हैं कि अगर तुमने फैदरोथा पर काबू पा लिया तो हम इस राज्य को बचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम व्लादिमीर के छोटे भतीजे फैदरोथा को भी देखते हैं जो कि बहुत बड़ा सनकी होता है। वो अपने हथियार चेक करने के लिए अपने ही लोगों को मार दे दवाई दी जाती है, लेकिन एक कैदी को कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। इसके बाद फैदरोथा उन्हीं नशे में हुए लोगों से फाइट करने के लिए एक बहुत बड़ी अरीना में आता है। यहाँ इरुलान, उसकी कुछ साथी और हेलेन भी फैदरोथा की इस लड़ाई को देखने के लिए यहाँ आती हैं। इसके बाद वो तीनों गुलाम फैदरोथा से लड़ने के लिए आने लगते हैं। यहाँ एक गुलाम को बिना नशे में देखकर व्लादिमीर का एडवाइजर इस लड़ाई को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन व्लादिमीर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। दरअसल ये उनका प्लान होता है, क्योंकि फैदरोथा हर बार नशे में मौजूद गुलामों को आसानी से हरा देता था। लेकिन क्या फैदरोथा किसी बिना नशे में मौजूद दूसरे फाइटर से लड़ सकता है या फिर नहीं? अब यहाँ पर फैदरोथा दोनों नशे में मौजूद गुलामों को आसानी से मार देता है, लेकिन वो बिना नशे वाला गुलाम फैदरोथा को अच्छी टक्कर देता है और ये देखकर फैदरोथा लगा हुआ सुरक्षा कवच खुद ही हटा देता है और उस गुलाम से लड़ाई करने लगता है। और फैदरोथा को ये करता हुआ देखकर व्लादिमीर भी काफी खुश होता है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद फैदरोथा उस गुलाम को भी जान से मार देता है और जीत जाता है। लेकिन फिर फैदरोथा व्लादिमीर से कहता है कि आपने उस गुलाम को नशे में नहीं किया और मुझे मरवाना चाहा, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर व्लादिमीर फैदरोथा से कहता है कि मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि लोग तुम्हें ज्यादा अच्छा योद्धा समझ सकें। यहाँ व्लादिमीर फैदरोथा से ये भी बोलता है कि मैं अब चाहता हूँ कि तुम अपने भाई के बदले अराकिस में जाकर स्पाइस इकट्ठा करो। साथ ही व्लादिमीर फैदरोथा से ये भी कहता है कि अगर तुम रेगिस्तान से स्पाइस निकालने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें अगला एम्परर बनवा दूंगा। इस पर फैदरोथा व्लादिमीर से पूछता है कि तुम ये सब कैसे करोगे? व्लादिमीर उसे बताता है कि एट्रेडिस पर हमले में एम्परर का भी हाथ था और अगर परमवंश को ये पता चल जाए तो वो एम्परर को खत्म कर देंगे और एम्परर और एट्रेडिस के खत्म हो जाने के बाद हम ही बचे हैं जिन्हें वो एम्परर बनाएंगे और तब तुम अगला एम्परर बन सकते हो। यह सुनकर फैदरोथा काफी खुश होता है। इसके बाद जब फैदरोथा रात के समय अपने कमरे में जा रहा होता है तो तभी उसके पास हेलेन की भेजी हुई एक लड़की आती है जो अपनी शक्तियों से फैदरोथा पर काबू करने लगती है और उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। इसके बाद वो लड़की फैदरोथा का हाथ एक छोटे से बॉक्स में रखवा देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की फैदरोथा को देखने आई है कि वो फैदरोथा पर काबू कर सकती है या फिर नहीं। अब यहाँ से वो लड़की अपनी गुरुमा यानी कि हेलेन के पास जाती है और फैदरोथा के बारे में सब कुछ बता देती है और बोलती है कि फैदरोथा को आसानी से काबू में किया जा सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की हेलेन के कहने पर प्रेग्नेंट भी हो गई है और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि फैदरोथा का ही है। खैर अब इसके बाद व्लादिमीर फैदरोथा को अराकिस भेजने की तैयारी करने लगता है। यहीं हम उन टीचर को भी देखते हैं जो कि पॉल को फाइटिंग सिखाते थे और इनका नाम गर्ने होता है और ये हारकुनन्स के हमले के बाद भी जिंदा बच गए होते हैं। गार्ने अराकिस में पॉल और जेसिका को ढूंढने के लिए आता है, लेकिन तभी फ्रेमिन लोग गार्ने और उसके साथियों को दुश्मन समझते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर पॉल आता है और गार्ने को देखकर पहचान लेता है। गार्ने भी पॉल को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। अब इसके बाद पॉल गार्ने से पूछता है कि तुम इस रेगिस्तान में क्यों आए हो? इस पर गार्ने पॉल से कहता है कि तुम्हारे डैड के मरने के बाद मैं यहाँ से नहीं गया और मैं बस उनकी मौत का बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अब भी यहाँ पर हूँ। यहाँ अब गार्ने पॉल से कहता है कि तुम्हें दक्षिण में जाकर और भी फ्रेमिन्स को अपनी तरफ कर लेना चाहिए ताकि तुम आसानी से हारकुनन्स को हरा सको। इस पर पॉल गार्ने से कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं दक्षिण में जाऊँ तो मैं उनकी मदद से आसानी से हारकुनन्स को हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दक्षिण में गया तो वो सभी फ्रेमिन्स भी मुझे मसीहा समझने लगेंगे और मैं ये नहीं चाहता कि ये लोग मेरे लिए मर जाएं। अब इसके बाद रात के समय गार्ने पॉल को बताता है कि मुझे पता है कि एट्रोडिस के परमाणु हथियार कहाँ पर हैं। गार्ने की ये बात सुनकर पॉल काफी खुश होता है क्योंकि वो हथियार इनकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। यही पॉल चानी को भी उन परमाणु हथियारों के बारे में बताता है और बोलता है कि अब हम सब कुछ काबू कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन गार्ने सभी लोगों को लेकर रेगिस्तान में रखे हुए उन्हीं एटम वेपन्स के पास ले जाता है और पॉल को बताता है कि ये हथियार तुम्हारे पूर्वजों के हैं। इस तरफ हम जेसिका को भी देखते हैं जो कि अब दक्षिण में मौजूद फ्रेमिस के कबीले के पास पहुंच जाती है। यहाँ एक लेडी उसे सैंडवर्म के एक छोटे बच्चे को दिखाती है और फिर उसे पानी में डुबो देती है, जिसके बाद वो लेडी उस सैंडवर्म के बच्चे के अंदर से वैसा ही ब्लू वाटर यानी कि वाटर ऑफ लाइफ निकालती है। यहाँ जेसिका अब उस लेडी से कहती है कि कुछ समय बाद एक लड़का यहाँ आकर इस पानी को पीने के लिए कहेगा और तब तुम्हें उसे ये पीने देना होगा। इस पर वो लेडी जेसिका से कहती है कि अगर कोई आदमी इस पानी को पिएगा तो वो तो जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन जेसिका उस लेडी की कोई भी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि तुम्हें पॉल को ये जरूर पिलाना होगा।
इस तरफ पॉल को फिर से एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि चानी को एक हमले में काफी ज्यादा चोट लग गई है। तभी पॉल की आंख खुलती है और वो देखता है कि हारकुनन्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया है। यहीं अब रब्बान भी अपने भाई फैदरोथा को, जिसके बाद मजबूरन रब्बान को फैदरोथा के पैर छूने पड़ते हैं। इस तरफ अब उत्तर में मौजूद सभी फ्रेमिन्स के पास दक्षिण से बुलावा आता है और उनसे कहा जाता है कि अब सारे फ्रेमिन्स दक्षिण में इकट्ठा होकर ही हारकुनन्स पर हमला करेंगे और उन्हें अराकिस से निकाल देंगे। इसके बाद ये सभी लोग दक्षिण में जाने की तैयारी करने लगते हैं, पर पॉल चानी से कहता है कि मैं दक्षिण नहीं जाऊंगा और मैं यहीं रहकर हारकुनन्स से अकेले ही मुकाबला करूंगा। पॉल ये सारी बातें इस वजह से बोल रहा था ताकि कोई भी फ्रेमिन उसे अपना मसीहा ना कहे, लेकिन पॉल इन सब के लिए अंदर ही अंदर काफी परेशान भी होता है। तभी उसे फिर से विजन्स आते हैं और उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि तुम्हें वाटर ऑफ लाइफ पीना होगा, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर अब पॉल इन सब के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है ताकि वो दक्षिण में जाकर उस वाटर ऑफ लाइफ को पी सके और फिर सबकी हिफाजत कर सके। यही फैदरोथा भी अराकिस के पूरे उत्तरी इलाके पर कब्जा कर लेता है। यहाँ वो पकड़े गए फ्रेमिन्स को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल और बाकी सभी लोग सैंडवॉर्म की मदद से दक्षिण की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद पॉल को दक्षिण में वही लेडी मिलती है जिससे जेसिका ने पॉल को लाइफ ऑफ वाटर पिलाने के लिए कहा था और यहाँ अब वो लेडी पॉल को लाइफ ऑफ वाटर पिला देती है। उसे पीते ही पॉल को फ्रेमिन्स की सारी पिछली गुरु माओ की यादें भी मिल जाती हैं। साथ ही उसे कुछ विजन्स भी दिखते हैं जिसमें वो अपनी आने वाली बहन को देखता है जो कि अब उसे बताती है कि मेरे भाई, अब तुम्हारा सामना हमारे परिवार के एक ऐसे रहस्य से होगा जो कि तुम्हें काफी दुख देगा। यहाँ अब वाटर ऑफ लाइफ पीने की वजह से पॉल की तबीयत खराब होने लगती है और पॉल मरने लगता है। ये देखकर चानी काफी दुखी होती है और जेसिका को पॉल की खराब हालत का जिम्मेदार ठहराने लगती है। तभी जेसिका चानी पर अपनी वॉइस का इस्तेमाल करती है और उसे पॉल को ठीक करने के लिए बोलती है। इसके बाद चानी अपनी आंख से निकले हुए आंसू को वाटर ऑफ लाइफ में मिलाकर पॉल को पिलाती है, जिसे पीकर पॉल ठीक हो जाता है और होश में आ जाता है। लेकिन पॉल की आंखें भी अब नीली हो चुकी थीं और पॉल को वो सब पता चल चुका था जिस वजह से ये सारे फ्रेमिन्स उसे मसीहा यानी कि लिसान अल गैब मान रहे हैं। फिर इसके बाद पॉल जेसिका को भी ये सब बताता है और कहता है कि मैं अब साफ साफ फ्यूचर देख सकता हूँ और मुझे पता चल गया है कि हम लोग हारकुनन्स को कैसे हरा सकते हैं। साथ ही पॉल अपनी माँ से ये भी कहता है कि मुझे एक और बात पता चली है कि आप व्लादिमीर की बेटी हो। यहाँ पॉल की इस बात से अब हम जान पाते हैं कि जेसिका असल में व्लादिमीर यानी कि हारकुनन्स की बेटी है। मतलब कि पॉल एट्रेडिस का ही नहीं बल्कि हारकुनन्स का भी वंशज है और पॉल की बहन भी पॉल को इसी सच के बारे में बता रही थी। यहाँ अब जेसिका पॉल को बताती है कि जब तक मैंने वाटर ऑफ लाइफ नहीं पिया था तब तक मुझे भी ये सच नहीं पता था कि मैं व्लादिमीर की बेटी हूँ। अब इसके बाद सारा सच जानने के बाद पॉल फ्रेमिन्स का लिसान अल गैब यानी कि मसीहा बनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन चानी को पॉल की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो पॉल को मसीहा मानने से मना कर देती है। लेकिन तभी गर ने चानी को शांत करा देता है और बोलता है कि अगर तुमने इन लोगों के बीच में कुछ भी बोला तो ये लोग अब पॉल के लिए तुम्हें भी मार देंगे। यहाँ अब पॉल सबके सामने आकर एक फ्रेमिन आदमी के परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है और वो सब सुनकर अब सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि पॉल अब पूरी तरह से उनका मसीहा बन चुका है और अब सारे फ्रेमिन्स पॉल के आगे झुकने लगते हैं। इसके बाद पॉल इन सभी फ्रेमिन से कहता है कि अगर तुम सब मेरा साथ दोगे, पर सारे फ्रेमिन लोग भी पॉल का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद पॉल अपने पिता की रिंग से एट्रेडिस की मोहर लगा देता है और एक मैसेज एम्परर को भेजता है और उन्हें अपने आप से लड़ाई करने के लिए यहाँ बुलाता है। पॉल के भेजे हुए मैसेज को पढ़कर इरुलान को भी पता चल जाता है कि पॉल अभी भी जिंदा है। इरुलान अपनी गुरु माँ यानी कि हेलन से कहती है कि क्या आपने ही एट्रेडिस को खत्म करने के बारे में एम्परर को सुझाव दिया था। इस पर अब हेलन इरुलान से कहती है कि एट्रेडिस का घमंड काफी बढ़ गया था और उन्हें खत्म करना ही आखिरी रास्ता बचा हुआ था ताकि तुम्हारे डैड यानी कि एम्परर की गद्दी बच सके। यहाँ अब इरुलान हेलन से पूछती है कि अगर अब पॉल ने हारकुनन्स के फैदरोथा को भी हरा दिया तो फिर क्या होगा। इस पर हेलन इरुलान से कहती है कि चाहे हारकुनन्स हारे या फिर एट्रेडिस हारे, लेकिन तुम्हारे पिता का राज्य तो उनके हाथों से छिनने ही वाला है। ये बात सुनकर इरुलान काफी परेशान हो जाती है और हेलन से उनका राज्य और अपने पिता को बचाने का रास्ता पूछती है। इस पर हेलन कहती है कि मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तो तैयार किया है। अब इसके बाद एम्परर अराकिस में आते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर हारकुनन्स हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर एम्परर खुद यहाँ क्यों आए हैं। यही व्लादिमीर फैदरोथा से कहता है कि तुम परम वंशों को भी ये पैगाम पहुंचा दो कि अराकिस पर एम्परर पर हमला होने वाला है। यही पॉल फ्रेमिन्स के साथ मिलकर एम्परर और उसकी सेना को हराने का प्लान बनाने लगता है। साथ ही पॉल अपने सभी लोगों को एम्परर को जिंदा पकड़ कर लाने के लिए बोलता है। इस तरफ सम्राट
व्लादिमीर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें दक्षिण में रहने वाले फ्रेमेंस के बारे में पता था। इस पर व्लादिमीर सम्राट से झूठ बोलता है कि वहाँ पर कोई भी फ्रेमेन नहीं रहता और वो इलाका पूरा बंजर है। पर व्लादिमीर के ये झूठ बोलते ही सम्राट का एक सोल्जर व्लादिमीर पर हमला करता है और उसके सर पर मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इस तरफ पॉल भी अब हार्कोनेस और सम्राट पर हमला कर देता है और एक परमाणु बम से ही काफी सारे सोल्जर्स को एक बार में ही खत्म कर देता है। सभी फ्रेमेंस सैंडवर्म के साथ एम्परर और हार्कोनेस की सेना पर हमला कर देते हैं और अब अराकिस के रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हो जाती है। इस तरफ पॉल भी अपनी एक टीम के साथ व्लादिमीर और एम्परर पर हमला करने आता है और इनके काफी सारे सैनिकों को मार देता है। इसके बाद पॉल व्लादिमीर के पास आता है और व्लादिमीर के गले पर चाकू रखकर व्लादिमीर यानी कि अपने ही नाना को खत्म कर देता है। फिर पॉल अपने फ्रेमेन सोल्जर से व्लादिमीर की डेड बॉडी रेगिस्तान में फेंक देने के लिए बोलता है और एम्परर और इनके सभी साथियों को पकड़कर अपने साथ लाने के लिए बोलता है। इस तरफ गर ने भी रब्बान को खत्म कर देता है, जिससे अब उसके दोस्तों की मौत का बदला पूरा हो जाता है जिन्हें की रब्बान ने ही मारा था। और इसी के साथ फ्रेमेन लोग और पॉल लगभग इस लड़ाई को जीत ही जाते हैं। फिर हमें व्लादिमीर की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में पड़ी होती है और उसे कीड़े खा रहे होते हैं। इस तरफ पॉल कुछ जहाजों को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, जिससे अब उसे पता चलता है कि परम वंश के लोग अराकिस में आ रहे हैं और ये देखकर पॉल एम्परर और बाकी सभी लोगों को भी अपने सामने बुलाता है। यह एम्परर पॉल से कहते हैं कि अब परम वंश यहाँ पर आ चुके हैं और वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर पॉल गरने से कहता है कि परम वंश को मेरी तरफ से एक मैसेज दो कि अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो हम लोग अराकिस के सारे स्पाइस खदान को जला देंगे। पॉल की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यही हेलेन पॉल से सोच समझकर फैसला लेने के लिए बोलती हैं, लेकिन पॉल को काफी गुस्सा आता है और वो उन पर अपनी वॉइस का इस्तेमाल करता है और कहता है साइलेंस, जिससे हेलेन बिल्कुल शांत। यहाँ हेलेन अब समझ जाती है कि ये पॉल पहले वाला पॉल नहीं रहा और इसके अंदर अब अनोखी शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब यहाँ पर पॉल एम्परर से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा और तुम्हारा साम्राज्य चलाऊंगा और अगला एम्परर बनूंगा। पॉल की ये बात सुनकर चानी को काफी दुख होता है। यही पॉल एम्परर से ये भी पूछता है कि आखिर तुमने मेरे पिता को क्यों मरवाया। इस पर एम्परर पॉल को बताता है कि तुम्हारे पिता बस दिल से ही फैसला लेते थे और दिल से लिए फैसले कभी भी किसी भी राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए मुझे तुम्हारे पिता को मरवाना पड़ा क्योंकि वो बहुत कमजोर इंसान थे। ये बात सुनकर पॉल एम्परर से कहता है कि आप मुझसे लड़ो या फिर अपनी तरफ से किसी लड़ाकू को मेरे से लड़ाई करने के लिए भेजो। पॉल ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि वो नियमों के हिसाब से एम्परर को हराकर उन्हें मार सके। यहीं अब पॉल की ये बात सुनकर फैथरोथा एम्परर की तरफ से पॉल से लड़ाई करने के लिए आता है और पॉल भी मान जाता है और अब वो फैथरोथा से लड़ाई करने लगता है। यहाँ पॉल लड़ाई करने से पहले फैथरोथा को ये भी बताता है कि रिश्ते में तुम मेरे भाई लगते हो, लेकिन इस सब से फैथरोथा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो पॉल से लड़ाई करने लगता है। और अब पॉल और फैथरोथा के बीच एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें फैथरोथा पॉल पर काफी ज्यादा हावी हो रहा था और वो पॉल को काफी बुरा मारता भी है, लेकिन पॉल हार नहीं मानता। इसके बाद फैथरोथा पॉल को अपने खंजर से खत्म करने ही वाला था, तभी पॉल फैथरोथा के खंजर को पकड़ लेता है और अपने खंजर को फैथरोथा के पेट में घुसा देता है, जिससे अब फैथरोथा भी यहीं पर खत्म हो जाता है और पॉल इस लड़ाई को जीत जाता है। पॉल के जीतते ही सभी लोग लिसान अल गईब के नारे लगाने लगते हैं। यहाँ पॉल अब एम्परर को खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी इरुलान उसे रोकती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे पिता को जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी और फिर तुम ही अगले एम्परर बनोगे। ये बात सुनकर पॉल एम्परर को अपने कदमों पर बिठाता है और उन्हें जिंदा छोड़ देता है। यहाँ अब सभी लोग पॉल के आगे झुकने लगते हैं, लेकिन चानी ऐसा नहीं करती और अब वो पॉल के खिलाफ जा चुकी थी। वो पॉल से गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि पॉल ने उसे धोखा दिया है। यही गर ने पॉल को आकर बताता है कि परम वंशों ने आपके पैगाम को ठुकरा दिया है और वो लोग हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनकर अब पॉल अपने सभी सोल्जर्स के साथ परम वंशों से लड़ाई करने जाने लगता है। और यहीं पॉल की होने वाली बहन अपनी माँ जेसिका से पूछती है कि मुझे बताओ वहाँ क्या चल रहा है। इस पर जेसिका अपनी बेटी को बताती है कि अब तुम्हारा भाई परम वंशों से लड़ाई करने जा रहा है और अब शुरू होगा धर्म युद्ध। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।